Good morning students, myself Kosa teacher from Paras English High School. Today I will teach you standard 9 subject Hindi chapter number 15 दाजियो। दाजियो के लेखक है शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के ओलिया गांव नामक स्थान पर हुआ। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्ष तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोसी का घटवार, सात खेलों, दाजियो, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े की कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार है और पहल सम्मान से सम्मानित दाजियो कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। शेखर जोशी का जन्म जो है 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा यानी उत्तरांचल के ओलिवा गांव में हुआ था और उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त करी और लगभग 30 वर्ष तक इलाहाबाद के नज़दीक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपने इनके कहानी संग्रह के नाम है कोसी घटवार, सात के लोग, दाजियो, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार। ये सब इनके कहानी संग्रह के नाम है। आपकी आदमी और कीड़े की कहानी जो है 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार यानी प्रथम अवार्ड उनको प्रदान किया गया था। और नई कहानी के आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाजियो कहानी एक चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण है। यानी जो दाजियो कहानी जो है एक चिल्ड्रन फिल्म यानी बच्चों की कहानी की यानी सोसाइटी के ऊपर ये बनाई गई है। दाजियो कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाजियो अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। यानी दाजियो कहानी क्या है, एक बालक यानी एक बच्चे पे लिखी गई है कि जो एक मदन एक पहाड़ी बालक है यानी एक पहाड़ी बालक है जो अपनी पेट की आग बुझाने के लिए गांव से शहर में आकर एक होटल में काम करता था और वो बहुत भोला था और इसकी यही भोलेपन के वजह से उसका एक उसको बड़ा भाई समझने लगता है दाजियो को। और वह किस प्रकार उससे एक दिन उसके मन में आघात कर जाता है, इसका यानी एक मर्मिक चित्रण दिया हुआ है इस कहानी में। तो आइए हम इसके आगे स्टार्ट करेंगे। चौक से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफ़े है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफ़ाफ़ आँखें, सुनहरे बाल, चाल में एक अनोखी मस्ती पर शीतलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आँखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10
10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे उसका जो चित्रण है वो बताया गया है कि चौके से निकल के बाईं ओर पे साइन बोर्ड वाले वहाँ पे एक कैफ़े है, वहीं से जगदीश बाबू ने उन्हें पहली बार देखा। अब यहाँ पे इन्हें उनके जो देखा वो बता रहा है कि गोरा चिट्टा रंग है, नीली सफ़ाक आँखें है, सुनहरे बाल है और अनोखी मस्ती वाली चाल है, इस तरह से। और कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंदे सी पूरती आँखों, इन्हें पूरा उनका यहाँ पे चित्रण बताया गया है। और इस चित्रण के अनुसार उनको ये अनुमान, इन्हें अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी उम्र जो है 9-10 वर्ष के आसपास ही होगी। अधजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफ़े में प्रवेश किया तो वह एक मेज़ पर प्लेटें उठा रहा था। यानी अधजली यानी आधी सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफ़े में यानी कॉफ़ी शॉप में जब एंटर किया तो वहाँ पर देखा कि वो प्लेट उठा रहा था और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था। और जब वो पास में बैठे तो वो कोने टेबल पे बैठे तो वो सामने था। मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। सिग्नल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पूर्ण पुरस्कार कर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। अब जगदीश बाबू जो है वहाँ पे कोने के टेबल पे जाके बैठ जाते हैं और मानो घंटों उसी स्थान पे आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हो और वो कुछ बोले भी नहीं। और नम्रता और प्रदर्शन के लिए वो थोड़ा झुके और मुस्कुराए और फिर उसके इसी मौन से जैसे सारा मीनू समाहित था। फिर उन्होंने चाय का ऑर्डर दिया और ऑर्डर देकर जैसे उन्होंने पलक झपकाई तुरंत चाय हाजिर हो गई। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। यानी मनुष्य की एक्सपेक्टेशन क्या है वो अलग अलग होती है कि किसी को एकांत में बैठना अच्छा होता है तो किसी को सबके साथ बैठना अच्छा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकांत में बैठे हैं मगर फिर भी ऐसा लगता है कि हम एकांत फील नहीं कर रहे हैं। इस एकांकी पेन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु उसके विपरीत कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सूनेपन की अनुभूति होती है। यानी उनको ये फील होता है कि यहाँ पे इतना यानी शांति है, एकांत है, मगर फिर भी उनको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पे ये एकांत बैठे हैं। और कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि हम सबके साथ होते हुए भी अपने आप को क्या है लोनली एकांत महसूस करते हैं। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनवहीन है। यहाँ पर आकरण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है विक्षोभ या विकृत की किसी कथा के मूल में। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है
या अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं कि अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल। यानी जगदीश बाबू जो है वो एक दूर देश से आए हैं और वह अकेले हैं। चौके की चहल पहल, जो 4 रास्ता होता है, चौके की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल उन्हें अच्छा लगता है। सब कुछ उनको एक अपनापन जैसा लगता है। शायद कुछ दिनों वहाँ रहकर उनको ये सब माहौल, वातावरण जो है उनको अपनेपन की एक अनुभूति उनको फील होती है, क्या अच्छा लगने लगता है। और यह अपनापन नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर। और फिर कभी कभी उनको महसूस होता है कि ये अपनापन नहीं, ये अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है, अनन्यास उनको ऐसा लगता है। और फिर वो अपने गांव के पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े होटल, वो सब उनको क्या है, उनको याद आने लगती है। चाय साहब जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही हो, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। अब वो चाय लेके आते, कहते जगदीश बाबू जो है राखदानी उन्हें उसके अंदर अपनी सिगरेट को झाड़ते हैं, और उनको वो इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ जिसे वो अनुभव कर रहे हैं कि उन्हें अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अब उससे पूछते हैं, जो चाय लेकर आया है वो उससे पूछते हैं कि क्या नाम है तुम्हारा? वो कहता है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? अब मदन से पूछते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? तो कहते हैं कि मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ। तो बोले पहाड़ तो बहुत सैकड़ों है। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। यानी वो अपने गांव का नाम बताता है कि मैं अल्मोड़ा से हूँ। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। अब वो पूछते कि अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? अब जगदीश बाबू जो है उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अल्मोड़ा में किस गांव से हो। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यानी वो अपने गांव का नाम नहीं बताना चाहता था। इस प्रश्न से उसको संकोच में डाल देता है। इसके लिए वह इग्नोर करते हुए कहता है कि अरे वो तो अल्मोड़ा से थोड़ा 15-20 मील दूर है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। यानी अब वो उसे थोड़ा जो पूछते हैं कि कुछ नाम तो होगा। डोडिया लगो हुआ सकूसता हुआ सा बोला। यानी वो उसको संकोच हो गया था, इसके लिए वो बोलता है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई, और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा उसे प्रसन्नता के कारण भी अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाह कर भी ना निकल सके। खोया सा हुआ अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। यानी जगदीश बाबू जो है वो मुस्कुरा के कहते हैं कि मैं भी उसी गांव का रहने वाला हूँ। तो इससे जो है मदन को थोड़ी खुशी होती है। खुशी के मारे उसको ऐसा लगता है कि उसके हाथ में जो ट्रे है वो गिर जाएगी। वो कुछ बोलना चाहता था मगर उसके मुंह से एक अल्फाज जो है वो नहीं निकलता है, और वो कुछ जो है अपने अतीत में जो है चला जाता है।
अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईर्जा यानी माँ, बाबा, दीदी, भूली यानी छोटी बहन, दज्यू यानी दज्यू का मीनिंग होता है बड़ा भाई। यानी सब वो अतीत में जाके अपने घर परिवार को याद कर रहा है कि ऊंची पहाड़ियाँ होंगी, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, अपनी माँ बाप, दीदी, छोटी बहन, बड़ी बहन, सबको यानी वो याद कर रहा है। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईर्जा यानी अब जगदीश बाबू के रूप में उसको किसकी छाया दिखाई दे रही है? ईर्जा यानी उसकी माँ की। नहीं बाबा, वो कहता नहीं बाबा होंगे, नहीं दीदी। भूली नहीं दज्यू, हाँ दज्यू। यानी अब जगदीश बाबू को देखकर वो सोचता है कि इनकी छाया मुझे किसकी दिखाई दे रही है, कि माँ की, बहन की? तो बोले नहीं। लास्ट में कहता है कि दज्यू यानी उसका बड़ा भाई। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। टेबल पर बैठते ही मदन को स्वर सुनाई देता। अब 2-4 दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच में क्या है, एक बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और उनके बीच जो अजनबीपन था वो सब दूर हो गया। दज्यू जोहिन, दज्यू आज तो ठंड बहुत है, कहते हैं कि आज ठंड बहुत है। दज्यू क्या यहाँ भी हयू यानी हिम पड़ेगा? हयू यानी हिम यानी बरसात यानी बर्फ़बारी, के बोले यहाँ भी बर्फ़ पड़ेगा। दज्यू आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाना खाया, तभी किसी और से बोए की आवाज़ पड़ती हुई और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि को पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू पूछते, दज्यू कोई चीज़? यानी जगदीश बाबू जब इन्हीं कैफ़े में जाते तो वो उनकी आवाज़ सुनकर ही डायरेक्ट उनके टेबल पे आ जाता और ऑर्डर लेकर और फिर जाता और फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता है कि कोई और चीज़? पानी लाओ। लाया दज्यू शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती हो। यानी वो जगदीश बाबू को वो अपना बड़ा भाई के रूप में देखने लगा था। यानी वो कुछ बोलते तो वो उसको इतनी नम्रता से नहीं वो काम करता है कि उनको ऐसा लगता है कि बहुत दिनों के बाद जो है जब हम अपनी माँ से मिलते हैं तो माँ जो है हमारा चेहरा जो है प्यार से क्या कर लेती हैं, चूम लेती हैं। तो उसको ऐसा एहसास होता है, नहीं फील होता। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौके कैफ़े की ही नहीं सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यहाँ बार बार दज्यू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यहाँ मदन था कि दूसरी टेबल से भी दज्यू। अब कुछ दिन हो गए, अब जगदीश बाबू का जो अकेलापन था वो दूर हो गया क्योंकि वहाँ पे हर चीज़ से वो वाकिफ़ हो गए थे। चौके क्या, कैफ़े क्या, सब चीज़ से उनका जो अपनापन उनको लगने लगा। लेकिन उनको एक चीज़ नहीं पसंद आती थी कि वो मदन जो है उनको दज्यू कहता था, कि हर टेबल से उनको दज्यू बोला जाता था। मदन इधर आओ। आया दज्यू। दज्यू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू ने मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपना तत्व की पतली डोरी अहम की तेज पर धार के आगे ना टिक सकी। दज्यू चाय लाऊं? कहते हैं कि दज्यू चाय लाओ। दज्यू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यहाँ दज्यू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? अब वो कहते हैं जगदीश बाबू कि क्या ये दज्यू चिल्लाते रहते हो, क्या तुमको किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रह सका। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया। अब जगदीश बाबू जो है वो गुस्से में एकदम लाल हो गए
और वो क्या बोल रहे हैं उनके शब्द पे उनको ध्यान नहीं रहा। और यहाँ तक कि उनने ये भी नहीं सोचे कि प्रेस्टीज का मतलब भी मदन समझ सकेगा कि नहीं, लेकिन मदन बिना समझे ही सब कुछ समझ गया। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर के कोठरी में सिसकियां भर भर रोता रहा। अब वो जो है मदन जो है जगदीश बाबू के इस व्यवहार से उसको बहुत हर्ट फील होता है, बहुत चोट लगती है। इसके लिए वो मैनेजर से सर दर्द का बहाना करके जाके कोठरी में जाके सिसक कर रोता रहा। घर गांव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक था। यानी मदन जो है अपने घर परिवार से दूर था और इस तरह जगदीश बाबू का मिलना उसके लिए बहुत स्वाभाविक था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे इर्जा की गोदी से, बाबा की बाहों के और दीदी के आंचल की छाया से बाल पूर्वक खींच लिया हो। यानी जगदीश बाबू के ऐसे व्यवहार से उसको यानी ऐसा महसूस होता है कि नहीं प्रवासी होता है, क्योंकि वो गांव से शहर आया हुआ था तो उनको प्रवासी कहते हैं। तो उसको ऐसा फील होता है कि आज जो है इर्जा यानी उसकी माँ की गोद से कोई छीन लिया, बाबा की बाहों से कोई छीन लिया, दीदी के आंचल से, यानी उसको ऐसा फील होता है। परंतु भाव स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होते हैं। यानी रो लेने से जो हमारे अंदर की जो भी दुख और दर्द जो रहता है क्या वो बाहर निकल जाता है और इसके बाद जो है थोड़ा वो रिलैक्स फील होता है। मदन पूर्ववत काम करने लगा। मदन फिर से काम करने लगा। दूसरे दिन कैफ़े जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफ़े में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। अब दूसरे दिन जो है मदन बाबू फिर से कैफ़े जाते हैं। अब वहाँ उनकी मुलाकात जो उनके बचपन के एक मित्र से उनकी यानी हेमंत से हो जाती है और फिर वो कैफ़े में पहुंचकर इशारे से मदन को बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको ऐसा फील होता है कि मदन उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है, यानी कोशिश कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी और ना ही उसने क्या लाऊं दज्यू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा 2 चाय 2 आमलेट, परंतु तब भी लाया दज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। अभी जब जगदीश बाबू जो है उनको जब मदन को एक बार बुलाते नहीं सुनता, दूसरी बार बुलाने पे वहाँ जाता है और पहले की तरह उसके चेहरे पे वो स्माइल नहीं थी, मुस्कान नहीं थी और वो उसने ये भी नहीं बोला कि जैसे पहले की तरह बोलता था कि क्या लाऊं दज्यू, ये भी नहीं बोला। यहाँ तक कि जगदीश बाबू को खुद कहना पड़ा कि 2 चाय लाओ 2 आमलेट लाओ और उसके बाद भी वो ये नहीं बोला कि हाँ दज्यू जी साहेब के हाँ साहेब कहकर वो वहाँ से चल दिया, मानो दोनों एक दूसरे से अपरिचित हो गए हो, यानी अनजान हो गए हो। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। अब वो जो उनका दोस्त मित्र है वो कहता है कि शायद ये पहाड़िया का रहने वाला है। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। यानी जगदीश बाबू ने उनको एक इग्नोर जैसे जवाब दिया, और फिर वो अपनी बातें करने लगे और टॉपिक ही चेंज कर दिए। मदन चाय ले आया था। मदन ने चाय ले आया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गर्ज से पूछा। यानी हेमंत जो है मदन से नाम पूछता है। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियाँ घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना। अब जब हेमंत उससे उसका नाम पूछता है तो टेबल पे एक सन्नाटा सा छा जाता है और जगदीश बाबू की नज़र सिर्फ उनकी चाय की प्याली पर ही झुकी हुई हो
और मदन की आंखों में आंसू भर आए हो और उसको ऐसा वो सोचता है कि एक दिन ऐसे ही जगदीश बाबू भी मेरा नाम पूछे थे। फिर दज्जू, आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। फिर कहते हैं कि दज्जू, आपने तो कल थोड़ा सा ही खाया और किसी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। जगदीश बाबू जो है आंख उठाकर उसकी तरफ देखते हैं और उनको ऐसा फील होता है कि जैसे अभी वो ज्वालामुखी की तरह क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? फिर से वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? बाय कहते हैं साहब। मुझे संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और वो भी अधिक सुंदर हो गया था। यानी वहाँ पे बाय के वहाँ पे छोटा सी आंसर दे के संक्षिप्त में देकर वो वहाँ से मुड़ गया और उसका चेहरा जो है आवेश में आके क्या है वो लाल हो गया था और भी अधिक सुंदर हो गया था। तो यहाँ पे इन स्टोरी में बताया है कि एक पहाड़ी लड़का और एक जगदीश बाबू के बीच में दोनों ही परदेसी रहते हैं, पर दोनों के गांव अल्मोड़ा गांव से नहीं निकट रहते हैं, पर दोनों ही शहर में आके एक दूसरे से मिलते हैं। तो दोनों के बीच में इस तरह दोस्ती हो जाती है 2-4 दिनों में। लेकिन जगदीश बाबू ने उनके साथ मदन के साथ इस तरह सा व्यवहार किया तो उसको इतना हर्ट फील होता है कि मैंने जिसको अपना बड़ा भाई माँ बाप के रूप में उनको देखा था और उन्होंने इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया, तो इसके लिए उसको बहुत हर्ट फील होता है। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन आंसर। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मदन का गांव खाली जगह पहाड़ी क्षेत्र में था, तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। जगदीश बाबू की भेंट बचपन के खाली जगह हेमंत से हो गई, तो सहपाठी। दज्जू कहानी के लेखक शेखर जोशी हैं। सही विकल्प चुनकर नियमित लिखित विधान पूर्ण कीजिए। मदन का गांव कहाँ था? अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में। दज्जू अर्थात बड़ा भाई। जगदीश बाबू ने सिग्नल चाय का ऑर्डर बॉय को दिया था। बॉय को दिया था। कैफे का सारा मेनू लड़के के मौन में समाया था। कहानी के अंत में एक नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। एक एक वाक्य के उत्तर है। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था? तो मदन का गांव अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र में था। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी? क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। अपनेपन पर उसने प्रहार किया था। मदन को जगदीश बाबू के रूप में कौन मिल गया? तो मदन को जगदीश बाबू के रूप में दज्जू यानी बड़े भाई की छाया मिल गई थी। जगदीश बाबू को क्या कहकर बुलाता था? मदन जगदीश बाबू को दज्जू कहकर बुलाता था। मदन किसके भेद का पता चल गया? तो मदन को किसके भेद का पता चल गया? तो मदन को पहाड़ और जिन का पता चल गया। मदन गांव का नाम क्यों नहीं बता रहा? मदन के गांव का नाम द्रोया था। अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसका गांव का नाम बताने में संकोच
हो रहा था। मदन जगदीश बाबू को दज्जू क्यों कहने लगा? जगदीश बाबू और मदन एक ही क्षेत्र के रहने वाले थे। उस क्षेत्र में बड़े भाई को दज्जू कहते। जगदीश बाबू को अपने बड़े भाई के रूप में देखने के कारण मदन उन्हें दज्जू कहकर संबोधित करने लगा। मदन के मन को ठोस क्यों पहुंची? जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कारों के व्यक्ति थे। जगदीश बाबू के इस व्यवहार के वजह से मदन को ठोस पहुंची। जगदीश बाबू को पहले नए शहर आकर कैसा लगता? जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर शहर में आए थे। वे अकेले ही थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव के वातावरण से बिल्कुल भिन्न था। गांव में यहाँ की चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। वहाँ कैफ़े के जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था? कैफ़े में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए थे। 2-4 दिनों में मदन उन्हें दज्जू कहकर पुकारता और वे भी उसे स्नेह से पेश आते। उन दिनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनसे उनके काम करने उन दिनों में मौसम संबंधित बातें होती। मदन उनसे अनेक काम कम खाने के लगते। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू को मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा लगता। जगदीश बाबू ने मदन को दज्जू कहने पर क्यों डांटा? आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगता। वह उन्हें दज्जू यानी बड़ा भाई कहकर संबोधित करता। एक दिन आखिरकार मदन कैफ़े का एक बॉय था। जब जगदीश बाबू मध्यम वर्ग के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। इससे उनके प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता, इसलिए उन्होंने दज्जू कहने पर मदन को डांटा। दज्जू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ। समझाइए। दज्जू कहानी का मुख्य पात्र मदन 9-10 वर्ष का बाल मजदूर है। कैफ़े में आए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी होती थी। वे उसके गांव के पड़ोसी के गांव के थे, जहां बड़े भाई को दज्जू कहते हैं। लेकिन एक दिन दज्जू कहने पर जब जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके कोमल मन पर गहरी चोट लगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ओके, बाय।